बुक एक है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने लिखा है अपनापन। ठीक है, तो इसको इन्होंने अनाउंस किया। और इसमें इनका जो प्रधानमंत्री के साथ जो लंबे समय का इनका एक जुड़ाव रहा है, ये कैसे अपना जुड़े रहे, तो उसके बारे में, उसके एक्सपीरियंसेस के बारे में और काफी सारी चीजें जो है ये उसमें बताएंगे। तो अगर जैसे कभी कभी नेम पूछते हैं, जैसे क्योंकि मिनिस्टर हैं ये लोग, वो लिखते हैं बुक वगैरह, तो वो इम्पोर्टेंट फिर हो भी जाता है। तो इसने मतलब इन्हीं की है ये पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मध्य प्रदेश के। और उसके बाद अभी ये फिलहाल हमारे जो है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इनकी बुक है अपनापन। ठीक है, तो इसमें मोदी जी से जुड़े हुए काफी सारे चीजें जो इन्होंने पर्सनली उनके बारे में ऑब्जर्व किया, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसमें है। फिर ये अ, जो होली बुद्धा रेलिक्स का एक्सपोजिशन हो रहा था लद्दाख में, तो वो कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो गया। ये 14 डेज का एक एक्सपोजिशन चला। और इसमें जो है तथागत जो रिलिक्स थी। इस टाइम पे फुल एक्टिव होते हैं ये बच्चे, हम्म, शैतानी। ठीक है तो मैम, स्टार्ट। ये जो रेलिक्स हैं तथागत वाली, इसके पहले मैंने एक वो बताया था कि अपनापन, शिवराज सिंह चौहान जो है वो एक बुक लिखे हैं जिसमें अपने और मोदी जी के बारे में उन्होंने पूरा लिख रखा है। तो वो उनका रिलीज होगा, तो वो था। और ये अभी ये जो 14-15 दिन का जो एक्सपोजिशन था लद्दाख में, ये जो है वो कंप्लीट हुआ। और ये वहाँ के धर्मा सेंटर है लेह में, चोगलामसर, वहां पे हुआ। और इसमें लोगों ने जो है वो अपना जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो पे किया लॉर्ड बुद्धा को। काफी सारी सेरेमनी हुई। और यहाँ पे जो है वो एक एनुअल ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख, इसको जो है वो मनाया गया। इसको कहते हैं मोनलाम चेनमो। ठीक है, तो काफी सारे मॉन्क्स और जो श्रद्धालु हैं बुद्धिस्ट, उन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया। और ये जो होली रिलिक्स हैं, इनका जो पब्लिक एक्सपोजिशन शुरू किया था कि लोग आए, देखें, दर्शन करें, 1 मई से इसको जो है वो शुरू हुआ था। और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है वो स्टार्ट हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा इस बार 2569 बुद्ध पूर्णिमा थी ये। ठीक है, और लद्दाख और यहाँ पे जो है बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट से जो जुड़े लोग हैं वो काफी हैं। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो लद्दाख में पहले जो है वो 2 ही डिस्ट्रिक्ट थे, अभी और 5 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब टोटल जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है लद्दाख में वो 7 हो चुका है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया और एक लद्दाख को यूटी बना दिया गया। ठीक है, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग जो है वो बुद्धिस्ट हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यहाँ पे काफी सारी मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे कि हेमिस, थिक्से, दिस्कित। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं जो तिब्बत का जो बुद्धिस्ट कल्चर है उसको प्रिजर्व करने में। ठीक है, तो इस तरह के जो जैसे हैं बुद्धिज्म को भी उसके बारे में लोगों को और अवेयर करने के लिए, चीजों को वो करने के लिए जो है वो इस तरह की एक्सपोजिशन जो है टाइम टू टाइम लगाए जा रहे हैं। और इसके पहले और कंट्रीज में भी जो है, अभी जो इनके पिपराहवा से रिलिक्स वगैरह मिले थे उसको और भी कंट्रीज में भेजा गया था, जैसे भूटान में, श्रीलंका में। तो ये मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड सारी चीजें हैं। फिर अभी वेस्ट बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है नए, शुभेंदु अधिकारी, इन्होंने एक ऑफिशियल जो है वो लेटर इशू किया है, ऑर्डर किया है कि नेशनल जो सॉन्ग है वंदे मातरम, ये जितने भी स्टेट रन स्कूल्स हैं वहां पे मॉर्निंग असेंबली का जो प्रेयर होता है उसमें जो है वो गाया जाएगा। और इसके पहले जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट थी तृणमूल कांग्रेस की, इन्होंने क्या किया था कि जितने भी स्टेट रन स्कूल और एडेड स्कूल्स थे वहां पे बंगलार माटी बंगलार जोल, ये वहां का स्टेट सॉन्ग है। तो इसको जो है वो मैंडेटरी किया था कि वहां पे जो असेंबलीज होती हैं स्कूल्स में ये होंगी। तो फिलहाल इन्होंने इसको हटा के अभी जो है ये वंदे मातरम को कर दिया है। और इसके पहले अगर हम देखें तो वंदे मातरम का 150 ईयर सेलिब्रेशन हुए हैं। काफी सारे प्रोग्राम हुए, विंटर सेशन में काफी जो है वो इस पे डिबेट भी हुआ। और गवर्नमेंट ने फरवरी में जो है वो गाइडलाइंस इशू की थी स्टेट्स को और गवर्नमेंट बॉडीज को कि जो वंदे मातरम है इसको भी जो है वो उस इक्वल उस पे रखा जाएगा नेशनल एंथम की तरह। दोनों को ही पूरा गाया जाएगा, कोई भी इवेंट होता है उसको। ठीक है, तो ये है। और वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र
चट चट्टोपाध्याय इन्होंने लिखा था और इसने एक अहम भूमिका निभाई जो हमारा इंडियन का जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट रहा उसमें। तो ये है, तो अभी ये जो इनका बंगाल का था पैट्रियोटिक सॉन्ग, और ये जो इनका बंगलार माटी और बंगलार झोल है, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और ये 1905 में लिखा था। इसका मतलब है कि द सॉइल ऑफ बंगाल, द वाटर ऑफ बंगाल। जौल मतलब, जौल मतलब जल, और इसको जो है वो वेस्ट बंगाल का स्टेट सॉन्ग जो है वो कहा जाता है। तो वंदे मातरम को गाना मैंडेटरी कर दिया गया है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें। फिर एक इंडियन लेबर मार्केट का क्या है पूरा, इस पे एक आर्टिकल निकला था कि अभी जो रीसेंट हमारा जो सर्वे आया है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसमें जो रिपोर्ट में क्या क्या बातें उसमें हैं, क्या पार्टिसिपेशन रेट है, तो उसमें बताया गया कि अभी अगर हम देखें तो हर साल लगभग 7 to 10 मिलियन जो यंग इंडियंस हैं वो लेबर मार्केट में इंटर कर रहे हैं, बेटर एजुकेटेड हैं ये, और इनका जो एवरेज ईयर ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग है वो भी जो है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, और कैसे इनको इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाए, कैसे इनको प्रोडक्टिवली जो है वो हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इस पे है पूरी चीजें। कैसे यूथ को, वुमेन को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका। ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट के बारे में काफी सारी चीजें बताया गई। अब जैसे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो अभी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 59% है, और दो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये 57% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3% है। ठीक है, और यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात इसमें रिपोर्ट में बताई गई है कि 2024 के बाद से कम हुआ है, दोनों ही रूरल और अर्बन जो एरियाज हैं उनमें। तो मतलब जो यूथ है उनको जो है वो कमी आई है अनएम्प्लॉयमेंट में, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके अलावा ये जो मंथली बुलेटिन है इसमें बताया जाता है कि कैसे वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है ये भी जो है वो बढ़ा है, और जो रूरल एरियाज हैं उनमें जो फीमेल का पार्टिसिपेशन रेट है लेबर फोर्स में वो इंक्रीज हुआ है, और सितंबर में इसमें बताया गया कि जो है काफी जो है वो हाईएस्ट रहा। और क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि बढ़ा है। शेयर ऑफ रेगुलर वेज एंड सैलरीड एम्प्लॉयमेंट ये बढ़ा है, 22% से 24% हुआ है। तो दोनों ही मेन और वुमेन के केस में जो है वो गेन हुए हैं। बल्कि और इसमें ये कहा है कि शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब जो स्वरोजगार है उसमें जो है वो कमी आई है, 58% से 56% हुआ है। ठीक है, तो ये डेटा है। फिर इसमें कहा गया है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है इसको हायर अर्निंग्स में जो है वो देखा जाता है, और साथ ही साथ सोशल प्रोटेक्शन के तौर पे देखा जाता है। तो ये काफी सारे जो शिफ्ट हैं ये देखने को मिले हैं, ये जो रिसेंट रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग। फिर वेज ट्रेंड की बात कही है, इसमें कहा है कि जो वेज ट्रेंड है वो भी इसको जो है वो एक रीइंफोर्स कर रहा है। जो वुमेन है उनमें रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, जो वुमेन फीमेल्स की जो अर्निंग्स है वो बढ़ी है 7%। ठीक है, और 6% जो है ये मेन के लिए है। फिर इसके अलावा कैजुअल लेबर की बात करें तो इसमें भी जो फीमेल की अर्निंग है वो 9% के लगभग जो है वो बढ़ी है, तो ये है। फिर इसमें बताया गया है कि वुमेन अर्न अबाउट 76% ऑफ मेल वेजेस इन सैलरीड वर्क। ठीक है, तो मतलब जितना पुरुषों को मिलता है सैलरी किसी काम को, वो फीमेल्स को जो है वो उसका 76% के लगभग जो है वो मिलता है। और कैजुअल लेबर में 69% और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में 36%। तो इनमें और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और करना होगा। ठीक है, इतनी सारी जो प्रोग्रेस है इसके बावजूद भी जो डिस्पैरिटीज हैं वो काफी हैं। और से बताया गया है कि जो महिलाएं हैं उनका अगर जो सैलरीड एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ता है तो इससे क्या होगा, ये बेहतर होगा, इकोनॉमिक गेन जो फीमेल्स का है वो और अच्छा होगा। फिर इसके में बताया गया कि जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखने को मिला है। एग्रीकल्चर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में इसमें कमी आई है, ये कमी होके 43% है। और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इनमें ग्रोथ हुआ है 12% और 13% के लगभग। यंग पीपल पर्टिकुलरली जो वुमेन है ये ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जुड़ रही हैं। ठीक है,
और कास्ट और जेंडर बेस्ड ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन जो है ये कम हुआ है पहले के कंपैरिजन में। और लेकिन इसमें कहा गया है कि फिर गैप जो है अभी भी है स्किल और जॉब क्रिएशन में। और the education to employment transition between 2004 to 23, ये जो है लगभग इसमें बताया गया है कि 5 मिलियन जो ग्रेजुएट्स हैं वो मार्केट जो लेबर मार्केट है एनुअली उसमें एंटर किए, बट ओनली 2.8 मिलियन सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी काइंड। तो मतलब इतने ज्यादा ग्रेजुएट्स हुए लेकिन उनमें जो रेट है जैसे 5 मिलियन में खाली 2.8% को जो है वो इस एक सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिल सका है। फिर इसके अलावा जो फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है उसमें काफी सारे चैलेंजेस हैं। और उसमें बताया गया कि सिर्फ 4% जो इंडिविजुअल है बिटवीन 15 to 59 ईयर्स ऑफ एज उनको कोई फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग मिली है या कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है। तो ये एक बहुत मेजर सेटबैक है, क्योंकि अगर स्किल नहीं है तो आगे बेहतर तरीके से आप जो है वो अर्न नहीं कर सके हो। तो ये एक काफी इसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर इसके अलावा इसमें बताया गया है कि अ, अ, और क्या चैलेंज है कि वुमेन का जो सस्टेन वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है इसको कैसे बरकरार रखा जाए। क्यों? क्योंकि जो मेंस हैं उनका पार्टिसिपेशन तो रहता है, बट फीमेल्स का क्या होता है कि आफ्टर चाइल्ड बर्थ उनकी जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो काफी बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती हैं, बीच में जो है वो छोड़ना पड़ जाता है उनको। तो ये सारे भी इश्यूज जो है वो हैं। तो मतलब एक तरह से ये जो पूरा डेटा है इसने पॉइंट किया है कि लेबर मार्केट राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बट ये जो गेन्स है इनको और मीनिंगफुल तरीके से वो करना होगा, इस पे वर्क करना होगा ताकि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और बेहतर हो, प्रोडक्टिव हो। टारगेटेड इंटरवेंशन करने रहेंगे, स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा, फीमेल के पार्टिसिपेशन को बेहतर करना होगा और सस्टेनेबल बनाना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम तक जो है वो वर्कफोर्स में जुड़ी रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्टेट का एम्प्लॉयमेंट है उस स्टेबल एम्प्लॉयमेंट उसको बढ़ाना है, सोशल प्रोटेक्शन को का एक्सपेंशन करना है, ग्रीन सेक्टर्स पे और काम करना है। तो इससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो ये रिपोर्ट की सारी चीजें थी, जैसे इसमें जो कुछ कुछ चीजें हैं परसेंटेज है वो सब जो है वो पूछ लेते हैं ये लोग एग्जामिनेशन में। फिर अभी डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट आया है और डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो कोविड-19 का पैंडेमिक रहा, इससे जो ग्लोबल हेल्थ सिस्टम है वो और जो है वो वल्नरेबल हुआ है। और इसमें उन्होंने बताया कि 22.1 मिलियन एक्सेस डेथ्स हुई हैं ड्यू टू कोविड। अगर हम देखें 2020 से लेके जो 2023 तक का आंकड़ा है उसमें। और ये जो है ये डब्ल्यूएचओ का वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है। अब जैसे कभी कभी रिपोर्ट और एजेंसी का नाम पूछता है, तो वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ये डब्ल्यूएचओ का एक जो है वो फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। और इसमें बताया गया कि जो डेथ्स हैं ड्यू टू कोविड-19 ये काफी ज्यादा रही, 3 टाइम्स जो है वो ज्यादा हुई। तो उस पैंडेमिक का ग्लोबल इम्पैक्ट जो है वो काफी देखने को मिला है। फिर उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि काफी सारे एरियाज में जो है वो प्रोग्रेस हुआ है। और एचआईवी इन्फेक्शंस के बारे में बताया कि इसमें कमी आई है लगभग 40% की, अगर हम कंपेयर करें 2010 टू 2024 का। सिमिलरली टोबैको यूज और अल्कोहल कंजम्पशन में डिक्लाइन हुआ है सेम पीरियड में। फिर जो ट्रॉपिकल डिजीज है उसमें भी काफी जो है वो इंटरवेंशंस में बताया गया है कि जरूरी है और उसमें किया गया है, जिसकी वजह से 2010 से 2024 के बीच में जो डिजीज है उसमें भी कमी आई है ट्रॉपिकल एरियाज में। ठीक है, 36% के लगभग। फिर इसके में बताया गया कि 9 जो सर्विसेज हैं इनको एक्सपेंशन किया गया है। 961 मिलियन पीपुल इनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर अब जो है वो एक्सेसिबल है। 1.2 बिलियन सैनिटेशन को बढ़ाया गया है, 1.6 बिलियन बेसिक हाइजीन को। ठीक है, इसके अलावा 1.4 बिलियन जो है वो उनको क्लीन कुकिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो मतलब इसमें ये कहा गया है कि काफी बेहतर तरीके से जो है वो काम डब्ल्यू एच मतलब जो है वो हो रहा है। और इन्होंने कहा कि जो
WHO का अफ्रीकन रीजन है, इसमें काफी फास्टर तरीके से जो HIV के इन्फेक्शन है उसमें कमी आई है। ट्यूबरकुलोसिस में भी कमी आई है, 28% के लगभग। HIV इन्फेक्शन में 70% के लगभग कमी आई है। और साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात करें तो यहाँ पे मलेरिया में कमी देखने को मिला है, जो मलेरिया के केसेस होते हैं। और इसके अलावा हाँ, लेकिन इन्होंने वार्न किया है कि अभी भी काफी सारे चैलेंजेस जो हैं वो हैं। और 2015 से इन्होंने बताया कि मलेरिया में जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इंक्रीज देखने को मिला है। तो जो हमारा टारगेट है इसको हटाने का, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक बैरियर है। एनीमिया की बात कही कि 30% जो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज की, उन वो जो है वो एनीमिक है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसमें भी जो है वो वर्क करना होगा, क्योंकि ये जो पूरा डेकेड रहा है इसमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन, ये काफी वाइड स्प्रेड है। और जो इंटीमेट पार्टनर है उसकी तरफ से वायलेंस जो है वो किया जाता है, और उसे वन मतलब 4 वुमेन जो है उसमें 1 वुमेन जो है वो ग्लोबली जो है वो अफेक्टेड होती है। तो ये सारी रिपोर्ट्स में इसमें बताया गया। तो रिपोर्ट का नाम साथ ही साथ जो डेटा है ऐसे ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट भी है। और इसमें पीसीओएस, इसको जो है वो रीनेमिंग किया गया है और इसको पीएमओएस जो है वो कर दिया गया है। पीसीओएस होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। और अब इसको कहा गया है, साइंटिस्ट ने इसका नया जो टर्म है वो दिया है अक्रॉस द वर्ल्ड। और अब इसको पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम का नाम जो है वो दिया गया है। तो ये चेंजेस की बात जो है वो काफी टाइम से जो है वो हो रही थी। और इसमें काफी सारे जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं इनका था कि जो है वो चेंज किया जाए। तो चेंज मतलब माइनर ही है कि पीसीओएस को अब पीएमओएस किया जा रहा है। बट इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या चीजें हैं, इस पे जो है वो बताया गया है। ठीक है। और जो एंडोक्राइन सोसाइटी है इनका कहना था कि जो पीसीओएस टर्म है ये इनएक्यूरेट था, क्योंकि ये जो है वो रिलाई करता है सोनली कि ओवरी में कोई सिस्ट प्रेजेंट है कि नहीं। तो इसकी वजह से जो और भी जो फैक्टर्स होते हैं, या जो ऐसे कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से सिस्ट जो है वो होता है, उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो नहीं रहता था। तो टर्म सही नहीं था। जैसे कि इसमें बताया गया कि इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कि डाइवर्स एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको इंक्लूड करने के लिए जो सिस्टिक टर्म था उसको हटा के जो है वो एंडोक्राइन मेटाबॉलिक जो है वो टर्म जो है वो इसको दे दिया गया है। और इससे जिसकी डेफिनेशन है वो और जो है वो ब्रॉड हो गई है। ठीक है। और मतलब पास में भी जो है वो काफी सारा वर्क इसमें किया गया था कि जो ध्यान है वो इस पे हो, और इसका जो है वो चेंज किया जाए। तो अब इसका जो एक इस कंडीशन का जो एक मेटाबॉलिक एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इसको जो है वो पूरा कर दिया गया है। ठीक है। और तो इसमें अब जैसे कि इसमें कहा गया है कि रीनेमिंग जो है वो अलाइन करता है ब्रॉडर ट्रेंड इन मेडिसिन, कि इससे जो है वो कोई जो डिजीज है उसका जो है वो स्टेगमेटाइजेशन ना हो, या इनएक्यूरेटली तरीके से उसको ना किया जाता हो। तो अब जैसे इसमें शिफ्ट किया गया है, द शिफ्ट फ्रॉम नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज टू मेटाबॉलिक डिसफंक्शन। जैसे कि अगर जो फैटी लिवर होता है तो उसमें भी है कि मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होने की वजह से भी जो है वो फैटी लिवर होता है। जैसे अगर आप कहो तो होता था पहले कि जो अल्कोहलिक है उसी को लिवर डिजीज होगा या उसी को प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये ऐसा नहीं है। फैटी लिवर जो है वो किसी का भी हो सकता है, और उस पे फिर कैसे वर्क करना है, तो इसमें इसीलिए जरूरी होता है कि ऐसे टाइम टू टाइम अगर नॉमेनक्लेचर में भी कोई इश्यूज हैं तो उनको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाए। और पीसीओएस की बात करें तो इससे काफी सारी जो है फीमेल्स वो अफेक्टेड होती हैं, स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव एज का उनका रहता है उसमें 8 to 13% जो है वो उनको प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनको इनफर्टिलिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंट, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क का भी जो है वो उनको रहता है दिक्कत। और तो अभी इन्होंने कहा है कि ये नया जो है इसको करने से और ब्रॉडर वे में इसको स्टडी करने में और हेल्प मिलेगी।
फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने एसआईआर का थर्ड फेज लॉन्च किया, और इसके तहत जो इलेक्टोरल रोल्स हैं अक्रॉस 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनका जो है वो होगा। तो अभी अब जो नए हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड, यहाँ पे इन सारे स्टेट्स में जो है वो आपका एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। और इसके अलावा 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली और दमन दीव है। तो यहाँ पे अब नए सिरे से इलेक्टोरल जो रोल्स है उनका रिफॉर्म किया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि 4 लाख बूथ लेवल ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करेंगे हाउस टू हाउस विजिट, और प्रॉपर तरीके से इनका जो है वो पूरा एक स्क्रूटनी हो सकेगी। और इस पे अभी यूपी नहीं दिया हुआ है। यूपी क्योंकि सेकेंड फेज में हो चुका ना, अभी तो हुआ है यूपी का, है ना। अभी कंप्लीट जब, हो गया ना। हाँ यूपी का हो गया। यूपी का जनवरी से स्टार्ट था ना, जब वेस्ट बंगाल असम में सब जगह चल रहा था, केरला, तो उस टाइम पे यूपी का हो गया। यूपी में 2027 में नेक्स्ट इलेक्शंस भी होने हैं ना। तो स्टेट जैसे जैसे इलेक्शंस जिनके जिनके पास आ रहे हैं उनके जो है वो हो रहा है। तो अभी ओवरऑल सबकी सभी का हो जाएगा, तो नए सिरे से जो पूरा इलेक्टोरल रोल है वो बनेगा। मतलब उनका कहना है कि इस ये जरूरी था क्योंकि बहुत सारे डुप्लीकेशन थे। फिर माइग्रेशन का भी जो इफेक्ट है, तो इससे जो है वो एक प्रॉपर नंबर ऑफ जो वोटर्स हैं वो देखने को मिलेगा। अभी केस चल ही रहा है, जैसे वेस्ट बंगाल में काफी सारे इश्यूज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे सुनवाई भी चल रही है कि जो जिन लोगों के नाम कटे हैं वापस से, जैसे उनको जो है, तो क्या कैसे उस पे काम किया जा सकता है, जो जेन्युइन केसेस हैं उनको। तो ये है। और तो अभी यहाँ मतलब, फेब में चला था नहीं, आ जनवरी और फेब में चला था यहाँ पर। हाँ, जनवरी फरवरी में चला था, फिर मार्च में मेरे ख्याल से इनका वो आया था। उसमें फिर था ना कि आप चेक करो कि आपका नाम है कि हाँ। नहीं है। अगर नहीं है तो जो फॉर्म में जो मिस्टेक्स थी या जो कमियां थी उनको आप फिल करके वापस से भरिए। फिर अभी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 में जो है ये नहीं हुआ है, मतलब ये अभी अभी हो रहा है। तो यही 3 जो है वो बाकी बच जाएंगे, और थर्ड फेज में ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स और यूटीज हैं सबका जो है वो एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे जो इलेक्टोरल रोल है वो एक्यूरेट हो जाएगा और अप टू डेट हो जाएगा। फिर साथ ही साथ सेंसस भी स्टार्ट हो गया है, सेंसस भी चल रहा है। तो हाँ, फिर केरला में न्यू चीफ मिनिस्टर का जो है वो इन्होंने डिसाइड कर लिया है, और कांग्रेस एमएलए हैं बीडी साथीशान, इनको जो है वो चुना गया है। तो ये जो है वो केरला के चीफ मिनिस्टर की जो है वो शपथ लेंगे। काफी चुनाव के रिजल्ट आ गए थे तो 4 मई को, उसके बाद से अभी यहाँ पे यूडीएफ जो है, कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इनका मेजोरिटी मिल गई थी इनको। और लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको जो है वो सीएम जो है बनना है। वहां पे 3 लॉबीज थी विद इन द कांग्रेस पार्टी, तो उसमें भी उनको डिसाइड करने में काफी समय जो है वो लग गया। ठीक है, तो अब ये भी जो है वो अपनी शपथ लेंगे, तो केरला में यूडीएफ की गवर्नमेंट बनेगी। फिर असम में जो नई गवर्नमेंट है, मतलब इनका सेकेंड टर्म है लगातार कंसिक्यूटिव, 2 बार ये असम के अभी मुख्यमंत्री रहेंगे, हेमंत विश्व शर्मा। तो इन्होंने असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ये इंट्रोड्यूस किया। और अभी जो अ, असम इनका असेंबली का जो सेशन चला है, कंक्लूडिंग डे, इस पे जो है वो इसको किया। और तो ये जो है वो बिल इन्होंने अनाउंस किया कि ये इंट्रोड्यूस करेंगे। और ये जो प्रपोज लेजिस्लेशन है, इसका एम है कि जो कई सारे जो पर्सनल लॉ मैटर्स हैं उनको ये एड्रेस करेगा। इसमें लीगल एज क्या होनी चाहिए मैरिज की, पॉलीगैमी, इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप, इस पे जो है वो सारी चीजें हैं। और इसमें उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, इसको इस बिल के स्कोप से जो है वो बाहर रखा जाएगा। और जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि हिल और प्लेन रीजन्स में रहती हैं असम के, उनको एग्जेम किया जाएगा, ये जो लॉ प्रपोजल मतलब है इससे। ठीक है, तो अभी थर्ड स्टेट असम बन गया है आफ्टर उत्तराखंड और गुजरात।
जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लेके आया है। ठीक है, तो ये है। फिर अगर हम यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर है, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है कि जो स्टेट है ये टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जितने भी सिटीजन्स हैं। और सबसे पहले उत्तराखंड ने 2024 में यूसीसी बिल को जो है वो पास कराया। उसके बाद मार्च में गुजरात में जो है ये बिल पास हुआ। ठीक है, और अभी असम का जो इलेक्शन था तो उसमें जो बीजेपी है उनका एक इलेक्टोरल प्रोसेस मतलब प्रॉमिस भी था कि हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे यूसीसी अक्रॉस द कंट्री। कि कैसे, मतलब इनका कहना है कि यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए मैरिज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। इस पे एक पूरी लंबी बहस भी है। इसमें कहा जाता है कि मतलब कि क्या जो रिलीजियस वो है उनको इसमें रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, तो ये सारे विवाद भी टाइम टू टाइम होता रहता है। फिर अ, अभी जैसे कि हमको पता है, मैंने पहले भी बताया है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसका समिट होगा। और ये दिल्ली में जो है वो फर्स्ट और 2 जून को होगा। इंडिया जो है वो इसको अपना ये होस्ट करेगा इस समिट को। और इस बार का जो टैगलाइन है, सेव बिग कैट सेव ह्यूमैनिटी सेव इकोसिस्टम। तो ये चलेगा, और उसके पहले कई सारे स्टेट्स में जो है वो डिफरेंट इवेंट्स होंगे जिसमें कि अवेयरनेस वगैरह बढ़ाने का और कैसे कंजर्वेशन का काम चल रहा है इस पे काम किया जाएगा। तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, इन्होंने इनॉग्रेट किया लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट इवेंट। और ये गुजरात के गिर में सासन गिर में जो है ये हुआ। तो इसमें काफी सारे, ये जो ये समिट होगी जून में, उसमें काफी सारे हेड ऑफ स्टेट्स और कंजर्वेशनिस्ट साइंटिस्ट डिफरेंट रीजन्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो लायन पे जो है वो एक इवेंट हुआ। तो यहाँ पे बताया गया कि कैसे इंडिया में जो लायन है उनके जो नंबर है उनको बढ़ाने पे काम किया गया। और इसमें बताया गया कि इसमें जो ग्रेटर गिर लैंडस्केप है इसमें लायन का जो नंबर है वो बढ़ के 2025 में 891 इंडिविजुअल्स अभी हैं। तो अगर हम 2020 से कंपेयर करें 2020 से, तो 32% का इंक्रीज है देखने को मिला। और एशियाटिक लायन की बात करें तो इसको हाईएस्ट लेवल का लीगल प्रोटेक्शन मिला है। अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ऑफ साइट्स में आता है ये। और ये शेड्यूल 1 के में आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और प्रोजेक्ट लायन इसको लॉन्च किया गया था। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट लायन हो गया 2020 में लागू, 2022 में प्रोजेक्ट चीता किया, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1984 में शुरू हुआ था। तो इनका जो टाइमलाइन है ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इनके सापेक्ष जो इनका जो कंजर्वेशन है उस पे काम जो है वो चल रहा है कि कैसे इनका नंबर बढ़ाया जाए, कैसे जिनके हैबिटाट है इसको रिस्टोर किया जाए, पॉपुलेशन मैनेज किया जाए, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रोका जाए। ठीक है, क्योंकि ये जो भी बिग स्पीशीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो इकोलॉजी है उसके लिए। इन पे और भी काफी सारी स्पीशीज जो है वो डिपेंडेंट रहती हैं। तो अगर ये खत्म हो जाती हैं तो इसका काफी सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिलता है इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी। ठीक है, तो ये है जो ये जो आईबीसीए है, या इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसमें 7 जो बिग कैट स्पीशीज हैं उनके कंजर्वेशन को ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो जैसे लायन है, टाइगर है, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगुआर, प्यूमा, इन सबको जो इनके है उन पे एक्शन लेने को और कैसे इनको बढ़ाया जाए नंबर और कैसे इनको कंजर्व किया जाए, उस पे जो है वो काम हो रहा है। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि इंडिया में ही समिट होगी, पहली बार होगी इंडिया में। ठीक है, तो ये है। फिर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंडिया ने प्रपोज किया था 2019 में, फिर फॉर्मली लॉन्च हुआ ये अप्रैल 2023 में। और जो 7 स्पीशीज हैं ये इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर एक माइलस्टोन है अगर हम कह लें ग्लोबल वाइल्ड लाइफ डिप्लोमेसी में। ठीक है, कि कैसे जो है वो थ्रू एफर्ट्स, इंटरनेशनल एफर्ट्स, जो स्पीशीज हैं उनका जो नंबर है उसको बढ़ाया जाए। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिफेंस के, इन्होंने इनॉग्रल सेशन अटेंड किया, थर्ड एडिशन ऑफ कलम एंड कवच, ये न्यू दिल्ली में आया। और ये प्रीमियर स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सीनियर पॉलिसी मेकर्स, मिलिट्री लीडर, ये सब जो है वो आते हैं, एक्सपर्ट डिप्लोमेट्स। और
इस पे डिस्कस होता है कि कैसे इंडिया का जो डिफेंस है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हमारी जो इंडिजिनस कैपेबिलिटीज हैं वो कैसे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ये जो इवेंट हुआ है इसमें एक वो पूरी थीम थी, JAI मतलब जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन। इस विजन के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें इंडिजिनाइजेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन पे भी जो है काफी इम्फेसिस दिया जा रहा है। ठीक है, और ये जो कवच कलम और कवच है, इसको जो है वो APJ अब्दुल कलाम इनके नेम पे जो है वो रखा गया है। ठीक है, और इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी इंडिया का जो मिसाइल और स्पेस प्रोग्राम है उसमें। कवच का मतलब होता है आर्मर, जो कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को जो है वो दर्शाता है। ठीक है, तो ये है, तो ये इवेंट जो है वो अभी न्यू दिल्ली में हुआ, तो इसको अटेंड किया इन्होंने। फिर डिफेंस प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन होगा आज। इनकी फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी होगी आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी में। पुट्टापर्थी जो है ये श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश का, उसमें आता है। और यहाँ पे डेवलप किया जाएगा ये एक नया मतलब यहाँ पे मल्टीपल जो है वो एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो है वो बनेंगे। और ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, उसके तहत जो है वो हो रहा है कि कैसे जो इंडिया का जो इंडिजिनस स्टील फाइटर जेट है प्रोग्राम, इसको और बेहतर किया जाए। तो ये बनेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनेगी, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की रहेगी। और ये यहाँ के सिरासा पल्ली विलेज में जो है ये बन रहा है। तो ये एक काफी जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है, ये डीओ का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। और इसका उद्देश्य है कि इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजिनस फिफ्थ जनरेशन स्टील फाइटर है उसको प्रोड्यूस करना, बनाना। ठीक है, और ये माना जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट बनेंगे काफी एडवांस, इनमें एवियोनिक्स रहेगा और इनकी सुपर क्रूज जो है वो कैपेबिलिटीज इसमें जो है वो रहेंगी। BDL या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। ठीक है, और ये एक की प्लेयर है इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का। जैसे कई सारी जो मिसाइल्स हैं ये बनाता है, आकाश मिसाइल है, टॉर्पीडो है इंडियन नेवी के लिए ये। और पुट्टापर्थी, ये प्लेस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सत्य साईं बाबा का एक ये स्पिरिचुअल लीडर थे, उनका बर्थ प्लेस था। और बाद में ये काफी डेवलप हुआ। अब यहाँ पे नया जो है वो नई इंडस्ट्रीज जो है वो बन रही हैं एरोस्पेस और डिफेंस से रिलेटेड, ताकि ये जो रीजन है इसका और बेहतर तरीके से जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और होगा। फिर अभी इकॉनमी में रिपोर्ट्स आई हैं कि इंडिया का जो होल सेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है ये बढ़ा हुआ है, 42 मंथ हाई पहुंच गया है ये अप्रैल 2026 में। अभी 8.3% जो है वो इसको जो है वो दर्ज किया गया एनुअल बेसिस पे। तो ये मार्च अगर हम कंपेयर करें तो मार्च से भी काफी ज्यादा है। मंथली बेसिस के उसमें भी 3.86% था, उसमें काफी इंक्रीज देखने को जो है वो मिला। तो इनपुट कॉस्ट प्रेशर जो है वो काफी बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये डेटा रिलीज हुआ है इसमें बताया गया कि जो मिनरल ऑयल है, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनका जो प्राइस है बढ़ा है, इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधे सीधे इन्फ्लेशन पे देखने को मिल रहा है। और अभी इन्होंने बताया कि और भी जो है ये इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, और जो इन्फ्लेशन है प्राइमरी आर्टिकल्स में वो भी बढ़ा है, 9.17% जो है वो हो गया है अभी 6.3% से बढ़ के। और अगर इसमें हम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात करें जिनका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेट होता है WPI बास्केट में, जैसे इसमें दिया है कि इस बास्केट में किसका सबसे ज्यादा वेट होता है, तो ये इस तरह से भी पूछते हैं। तो इसमें जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो बढ़ा है, इसमें भी 4.62% रहा कंपेयर टू मार्च। और इसके अलावा जो फूड आर्टिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो ये देखने को मिल रहा है। और WPI, ये एक इंडेक्स है जो कि मेजर करता है चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स सोल्ड इन द होलसेल मार्केट, मतलब होलसेल मार्केट में किस प्राइस पे चीजें जो है वो बिक रही हैं। और ये एक इंडिकेटर है, लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि कितना क्या इन्फ्लेशन है। तो अभी जो वॉर हो रहा है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, जैसे ये रशिया यूक्रेन रहा तो उसकी वजह से
पहले तो पैंडेमिक आया, उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर अभी यूएस एशिया क्राइसिस चल ही रहा है। तो इसकी वजह से जो प्रेशर है वो काफी बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिर अभी जो है वो लीड्स रिपोर्ट आई है, लीड्स रिपोर्ट 2025 की। ये है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, और ये एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको इंडिया का कॉमर्स मिनिस्ट्री रिलीज करता है। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर जो है वो उसको रैंकिंग हाई है, इसको हाई परफॉर्मर के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया है। ये जो रिपोर्ट है इसको यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इन्होंने जो है वो रिलीज किया, और इसमें बताया गया कि पहले जो है जम्मू कश्मीर वो एस्पायरर्स कैटेगरी में था, अभी जो है ये बढ़ के हाई परफॉर्मेंस पे आ गया है। तो यहाँ पे भी जो है वो चैलेंजिंग टेरेन है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे जो है वो जो इंक्रीज देखने को मिला है। और यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है उसको बेहतर किया जा रहा है, जो जिला टनल है, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवेज की वाइडनिंग हो रही है, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बन रही हैं, जिनका इम्पैक्ट जो है वो ट्रेड पे पड़ेगा। और इसके माना जा रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे एप्पल्स हैं, सेफ्रॉन है, इनका प्रोड्यूस भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है वो इनका मार्केटिंग भी जो है वो ज्यादा से ज्यादा और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है। इंडिया का फिर जो सी फूड एक्सपोर्ट है ये ऑल टाइम हाई रहा 25-26 में, और इसमें बताया गया है कि ये लगभग 8.28 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। ठीक है, और बाय वॉल्यूम अगर हम बात करें तो 19.32 लाख मीट्रिक टन, तो काफी इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट फिस्कल ईयर के कंपैरिजन में। जो सी फूड है इसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है। और इसमें जो फ्रोजन श्रिम्प है ये एक प्राइमरी ग्रोथ ड्राइवर रही है, जिनका जो है वो 5.1 बिलियन यूएस डॉलर के लगभग जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा टोटल जो एक्सपोर्ट अर्निंग है इसमें। और इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनका इनिशिएटिव है, इनकी योजना है मत्स्य योजना, जिसके तहत जो इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको और ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने पे काम किया जा रहा है, कि ये एक सस्टेनेबल रहे, बेहतर हो। और साथ ही साथ इसमें मार्केट इंटरवेंशन भी किया जा रहा है, मार्केट का डेवलपमेंट, स्टेक होल्डर्स को का एंगेजमेंट बढ़ाया जा रहा है। और इसमें रेगुलर जो है वो कंसल्टेशन वगैरह किया जाता है जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि कैसे जो है वो इसको और बेहतर किया जाए। और इसमें इन्होंने काफी सारे एक्टिविटीज जो है वो किए हैं। मल्टी एजेंसी जो कोऑर्डिनेशन है उसको बढ़ाया है, जो सी फूड है इसको डाइवर्सिफाई किया गया है, ब्रांडिंग की गई है, और सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी है कि नहीं इसको मतलब इंक्लूड किया गया है ब्रांड में। तो इससे जो है वो इसका इम्पैक्ट देखने को मिला है, और जो इनका डिमांड है वो बढ़ा है और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा है। ठीक है, और नीली क्रांति या ब्लू ब्लू रिवॉल्यूशन को जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। और भारत की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है फिश का और सी फूड का। जो मेजर एक्सपोर्टिंग मार्केट्स हैं हमारे वो यूएस है, चाइना है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है। यूएस ने काफी सारे टैरिफ्स जी जो है वो उन्होंने बढ़ाया है, तो इससे माना जाता है कि इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इसको जो और डाइवर्सिफाई किया है कि और डिफरेंट डिफरेंट जो मार्केट्स हैं वहां पे इनको सेंड किया है। तो वही जो लास्ट फिस्कल ईयर रहा है इसमें इनका डिमांड बढ़ा है और एक्सपोर्ट भी जो है वो काफी बढ़ा हुआ है, तो ये सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इन्होंने डेडिकेट किया ये 200 मेगावाट का सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन ऑफ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, और इसमें कहा गया कि कैसे जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी और क्लीन एनर्जी पे ज्यादा जो है वो ध्यान दिया जा रहा है, और इंडिया का जो ग्रोथ है इसमें ये एक अहम भूमिका जो है वो निभा रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की अगर हम बात करें तो ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत, और ये एक की प्लेयर है जो कि सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम को डेवलप करने पे काम कर रहा है। तो ये जो फैसिलिटी बनी है माना जा रहा है कि इससे जो इम्पोर्ट हमें करना पड़ता है सोलर सेल्स का, मॉड्यूल्स का, उसमें जो है वो कमी आएगी, और इस फैसिलिटी में इनका जो है वो डेवलपमेंट होगा।
फिर एमएसएमई के बारे में एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था कि कैसे जो एमएसएमई है ये इंडिया का जो इकोनॉमी है इसका एक कॉर्नर स्टोन है। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो जीडीपी का 31.1% जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमईज के द्वारा है। टोटल एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 48.58% है। मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में जो परसेंटेज है वो 35.4 है। ठीक है, इसमें काफी सारी जो है वो एंटरप्राइजेस हैं जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेड ये आती हैं। और इनसे 32.8 करोड़ पीपुल को जो है वो लगभग लाइवलीहुड जो है वो मिला है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने पे जो है वो प्रमोट करती हैं। ठीक है, सपोर्ट करती हैं जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसको। और इसमें बताया गया कि जो गवर्नमेंट है काफी सारी स्कीम्स लेके आई है इनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम है या क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है। ठीक है, और जो 25-26 का जो यूनियन बजट रहा था इसमें एक गारंटी कवरेज सीलिंग जो है इसको बढ़ा के 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया बैंक्स के लिए। ठीक है, साथ ही साथ एमएसएमईज में जो है वो ट्रांसजेंडर जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, ये एक 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ फंड है जो कि इक्विटी सपोर्ट प्रोवाइड करता है एमएसएमई सेक्टर में। और इसमें बताया गया है कि 2025 में इसने के थ्रू 682 एमएसएमईज को जो है वो इससे बेनिफिट मिला है। और 2004 142 करोड़ रुपए का जो है वो इन्वेस्टमेंट हुआ है। ठीक है, और अभी जो 26-27 का बजट है उसमें एमएसएमईज के लिए 2000 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट किए गए हैं। मतलब बेहतर तरीके से इसमें काम किया जा रहा है। और एक पूरा फ्रेमवर्क बना है एमएसएमईज के लिए जिसपे पूरा जो है वो काम चल रहा है। फिर इसमें इसको डिजिटली इंटीग्रेशन का काम भी किया गया है, जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था जनवरी 23 में। और इसके तहत अभी जो रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं उनका नंबर 7.9 करोड़ जो है वो है। फिर इसके अलावा एक माइक्रो स्मॉल एंड बिजनेस डेवलपमेंट एक्ट है 2026 का, ये एक स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डिलेड पेमेंट या इनके थ्रू। और समाधान पोर्टल है, इसके तहत जो पेमेंट वगैरह है उसको फैसिलिटेट करने का गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। और ग्रास रूट लेवल पे इंटर्नशिप को बढ़ावा देने के लिए जो है वो सरकार ने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इसको लॉन्च किया। और इसके अलावा इसको जो है वो सब्सिडी भी जो है वो प्रोवाइड किया गया है अंडर केवीआईसी। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम है, इसके तहत जो लोकल कलाकार हैं जो क्राफ्ट पर्सन हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें बताया कि अभी जो मार्च 26 का जो डाटा है इसके तहत 30 लाख जो है वो आर्टिसन जो है वो रजिस्टर्ड हैं। और इनके में 26 लाख का लगभग जो है वो स्किल वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है। तो इस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी के तहत वर्क हो रहा है। जो बैरियर्स थे क्रेडिट मिलने में, ठीक है, और मार्केट एक्सेस में उसको खत्म करके बेहतर तरीके से काम उसमें हो रहा है। और 2026-27 का जो बजट है इसमें 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड एंड एडिशनल एलोकेशन टू एसआरआई फंड इसको इंट्रोड्यूस किया है, जिससे जो बेहतर तरीके से कंपनीज को जो है वो काम करने का मौका मिलेगा। तो ये जो एमएसएमई से जो मतलब ये है एक्ट से रिलेटेड चीजें और ये काफी इम्पोर्टेंट रहेंगी। ठीक है, इंडिया ने अभी बैन कर दिया है शुगर एक्सपोर्ट को सितंबर 2026 तक। तो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, और इन्होंने कहा कि अभी इसको रेस्ट्रिक्टेड आइटम से हटाकर प्रोहिबिटेड लिस्ट में डाल दिया गया है कि अब शुगर का एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो किसी भी प्रकार का रॉ व्हाइट और रिफाइंड शुगर का जो एक्सपोर्ट है फ्रॉम द कंट्री उसको बैन कर दिया गया है 30 सितंबर तक के लिए। और इसमें कहा गया है कि ये जो बैन है ये यूएस और यूरोपियन यूनियन इनको जो है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के अंतर्गत जो है वो आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक्सपोर्ट है उसमें भी ये अप्लाई नहीं होगा। और इसमें
जो इंडिया का जो शुगर और बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, इन्होंने फरवरी में कहा था कि जो शुगर कैन का जो क्रशिंग सीजन होता है, तो 3 मंथ्स तक जो है वो इसको जो है वो कहा है कि उसमें जो है वो डाइवर्ट चूंकि किया जा रहा है एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। जैसे हमें पता है कि गवर्नमेंट का है कि हम ऑयल में मिक्सिंग करें एथेनॉल की ज्यादा से ज्यादा, तो उसके लिए जो है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है, और इसकी वजह से जो नेट शुगर है प्रोडक्शन का उसमें कमी जो है वो आ सकती है। तो उसको देखते हुए एक्सपोर्ट को जो है वो अभी बैन कर दिया गया है। ठीक है कि उसका जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल फॉर्मेशन के लिए किया जाएगा। और इंडिया की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है आफ्टर ब्राजील। टॉप पे जो है वो ब्राजील है। और डोमेस्टिक सप्लाई को प्रॉपर बनाए रखने के लिए और प्राइस स्टेबिलिटी के लिए जो है वो गवर्नमेंट जो इंटरवीन करती है कि इसको कैसे जो है वो कर किया जाए। और एथनॉल ब्लेंडिंग है, इसके तहत जो शुगर केन है उसका काफी डाइवर्जन हो रहा है बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए। तो इसकी वजह से जो नेट शुगर की जो अवेलेबिलिटी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और पड़ रहा है। ठीक है। फिर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 1-2 दिन में काफी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग हुई पिछले 36 आवर्स में, और इसकी वजह से 111 पीपल जो है वो इनकी मृत्यु हुई। और काफी सारा जो यहाँ पे एरिया है इसमें अफेक्टेड अफेक्टेड रहा। इसमें काफी सारी कैजुअलिटीज जो है वो देखने को मिली। ठीक है, काफी ये अनयूजुअल है क्योंकि मई के महीने में इस तरह से जो स्टॉर्म्स वगैरह हैं वो नहीं आते हैं। तो अभी एक तरह से जो चेंज है वेदर पैटर्न उसमें काफी चेंज देखने को मिल रहा है। फिर इंडिया और फिलीपीन के बीच में जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो इसमें इनका बातचीत हुआ। मनीला में हुआ ये काउंटर जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म। और यहाँ पे स्ट्रांगली दोनों कंट्रीज ने कंडेम किया टेररिज्म को हर फॉर्म में। और क्रॉस वो जो बॉर्डर टेररिज्म है उस पे फिर पहलगाम हमले की निंदा की, जो अभी रेड फोर्ट में हमला हुआ था उसकी निंदा की। मतलब इन दोनों कंट्री जो है वो काम कर रही है कि कैसे जो है वो मिलके इस पे काम किया जाए, कैसे जो टेक्नोलॉजीज है वो जो टेररिस्ट पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे टेरर फाइनेंसिंग को रोका जाए। ठीक है, तो टाइम टू टाइम ऐसे जो है इनकी मीटिंग वगैरह होती रहती है। तो फिलीपींस जो है वो इंडिया का एक अच्छा पार्टनर है। और यहाँ पे भी काफी सारे चैलेंजेस जो है इनके यहाँ भी जो है वो रहते हैं। और दोनों कंट्रीज जो है वो मिल के काम कर रही हैं कि कैसे इस पे जो है वो हम वर्क कर सकें। लातविया है, लातविया के प्राइम मिनिस्टर एविका सिलीना इन्होंने रिजाइन किया। और यहाँ पे जो है वो एक इशू हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था कि यूक्रेन का जो ड्रोन था उसके हैंडलिंग को लेके, तो उसकी वजह से यहाँ पे विवाद काफी हो गया था, तो इनको जो है वो इस्तीफा देना पड़ा। और इनमें पूरा इनका एक कॉलिशन गवर्नमेंट थी, इसमें डिसएग्रीमेंट जो है वो हुआ था। लातविया भी एक नेटो का मेंबर स्टेट है और ये अपनी जो बॉर्डर है वो रशिया के साथ शेयर करता है। और ये यूक्रेन का सपोर्टर रहा है जब से रशिया ने अपना इन्वेड किया है इसमें। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन वॉर की, तो रशिया कुछ दिन पहले जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा था कि अपने एंड पे है रशिया यूक्रेन वॉर, तो हो सकता है कुछ डील हो जाए और इस पे फिर चीजें जो है थोड़ा वो बेहतर हो। फिर इंडिया को नॉमिनेट हुआ है एज द चेयर ऑफ द कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड। 2 इयर्स के लिए इनका नॉमिनेशन हुआ है फ्रॉम April 26 टू April 2028। और ये इनका जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको मिली। फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग हुआ ऑफ कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन एग्रीमेंट। और ये 14 टू 16 अप्रैल जो है वो टोक्यो में जो है वो जापान में चला। और ये जो नॉमिनेशन इंडिया का हुआ है, तो ये एक रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया का इंटरनेशनल आईटी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो रहे हैं, इसमें जो रोल है वो बेहतर हो रहा है। और ये कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन एग्रीमेंट अरेंजमेंट ये एक फाउंडेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि
आईटी सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स का म्यूचुअल कैसे रिकॉग्निशन करता है, इसको जो है वो एनेबल करता है। डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स इसमें काम करते हैं। एक कॉमन क्राइटेरिया जो है वो पोर्टल जो है वो बनाया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि जो भी आईटी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं कितने सिक्योर हैं, उनका क्या सर्टिफिकेशन है, तो इससे रिलेटेड ये काम करते हैं। तो इनको जो है वो अभी चेयर जो है वो इनका इंडिया को मिल गया है। ठीक है। और सीसी डीबी या कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड, ये टेक्निकल कोर है क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट का। और तो ये एक इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2 साल के लिए इनको जो है वो चेयरशिप जो है वो मिल गई है। और कॉमन क्राइटेरिया ये क्या है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड है, आईएसओ 15408। तो ये जितने भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पर उनका सिक्योरिटी और उनका सेफ्टी वगैरह देखने का काम जो है वो करता है कि क्या प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, इनको प्रॉपर तरीके से सर्टिफाइड किया जाता है। और सीसीआरए ये 1999 में बना था। अभी इसमें 38 मेंबर नेशन है। और इंडिया का एसटीक्यूसी डायरेक्टरेट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आता है। और ये एक्टिवली जो है वो आईटी का जो सिक्योरिटी है इसके एवेल्युएशन और सर्टिफिकेशन का काम जो है वो करता है। तो चूंकि इनको चेयरशिप मिली है, तो ये दिखाता है कि ग्लोबल ट्रस्ट जो है वो इंडिया के टेक्निकल एक्सपर्टीज में और जो गवर्नेंस कैपेबिलिटीज है उसमें बढ़ा है। साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी पे भी जो ट्रस्ट है वो बेहतर हुआ है। फिर अभी इंडिया एक वर्कशॉप जो है वो हुई न्यू दिल्ली के सीएसआईआर आईजीआईबी सेंटर में। और यहाँ पे बिरसा 101, ठीक है, इस पे एक वर्कशॉप हुई। बिरसा 101 की अगर हम बात करें, तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस क्रिस्पर बेस्ड जीन थेरेपी है फॉर सिकल सेल डिजीज। और इसको ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, उनके नाम पे रखा गया है। ये बिरसा 101 एक काफी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी है वो बेहतर तरीके से काम इमर्ज हो रहा है, जिनोमिक रिसर्च इकोसिस्टम बेहतर हुआ है। और गवर्नमेंट का एक एफर्ट है कि जो सिकल सेल डिजीज है उसको हम एलिमिनेट करें। ये जो डिजीज है ये एक हेरिडिटरी कंडीशन होती है, जो कि इंडिया के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं वहां पे काफी प्रेवलेंट होती है, स्पेशली जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश है, इन सारे स्टेट्स में। और भारत का उद्देश्य है, इंडिया का मिशन है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। इसके तहत हम इसको 2047 तक इस डिजीज को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। और CRISPR क्रिस्पर बेस्ड जो थेरेपीज हैं, इसमें कई सारी आती हैं थेरेपी, जैसे कि कैस गेवी है। और ये अप्रूव है इसमें, मतलब यूके में, यूएस में। और इनका जो है वो पेशेंट का जो ओन सेल होता है इस पे काम किया जाता है कि वो हेल्दी हीमोग्लोबिन जो है वो इसको प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो ये है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और बिरसा 101 जैसे ये नाम, इस तरह से नाम देके भी जो है वो पूछ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर लास्ट में स्पोर्ट्स में अगर हम देखें तो आईपीएल में विराट कोहली ने नया रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने 6 विकेट इनका विक्ट्री रहा। और इन्होंने जो है वो अनबीटन आरसीबी का, और इन्होंने 60 बॉल पे 105 रन बनाए। तो ये इनकी 9th आईपीएल सेंचुरी रही, जो कि मोस्ट है बाय एनी प्लेयर इन द टूर्नामेंट हिस्ट्री। ठीक है। और इसके पहले इन्होंने T20 में 14,000 रन बना लिए थे, कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये फर्स्ट इंडियन है और फास्टेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने इस तरह का माइलस्टोन जो है वो अचीव किया। इसके पहले क्रिस गेल का ये रिकॉर्ड था। और इसके अलावा इन्होंने आईपीएल सीजन में जो है वो 400 रन इसका भी रिकॉर्ड बनाया है। तो ये पहले फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, और काफी जो है वो अच्छे प्लेयर जो है वो माने जाते हैं। ठीक है। ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। और आप चैनल पे हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।